एबीजी एनालिसिस, आर्टेल ब्लड गैस एनालिसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आर्टेल ब्लड गैस एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक या तो हो सकता है सिंपल डिसऑर्डर या मिक्स डिसऑर्डर। यही चीज़ अपने सभी को कंफ्यूज करती है। एज ए स्टूडेंट आपको क्या है कि सिंपल और मिक्स डिसऑर्डर सबको पता जाता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए मिक्स डिसऑर्डर्स मोस्टली आईसीयू या वेरी सिक पेशेंट्स के बारे में मिलेंगे। इसके अंदर क्या रहता है, सिंपल डिसऑर्डर में अपने को या तो उसको सबसे पहले एसिडिक है या एल्किलीमिया है वो पता लगाना है उसका, फिर उसके अंदर प्राइमरी डिसऑर्डर उसमें क्या रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, या उसमें फिर कंपनसेशन देखना है कितनी पार्शियल कंपनसेटेड है कि फुली कंपनसेटेड है, या फिर उसमें फिर अपने कैलकुलेट करेंगे कि वो एक्चुअल एक्सपेक्टेड मतलब जितना कंपनसेशन अपने कैलकुलेट करेंगे वो इक्वल आया कि नहीं आया ये अपने को कैलकुलेट करना है। अगर आ रहा है तो वो सिंपल डिसऑर्डर है, नहीं आ रहा है तो वो मिक्स डिसऑर्डर की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स तरीका है, अपन इसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। मेरा नाम डॉक्टर गौरव जोशी है, मैं एक एनेस्थीसिया के वीडियोस बनाता हूँ और क्लिनिकल एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करता हूँ उनको एज सिंपल एज पॉसिबल और एज शॉर्ट एज पॉसिबल करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एबीजी एनालिसिस, अपने एक शार्क की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आपको ये समझ में आएगा कि एक आपको एक ही वर्ड याद रखना है, वो है मैकडी। अगर आपको याद है मैकडी मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में सभी चीज़ कम होगी, मैकडी डी से डिक्रीज सभी कम होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस उसका अपोजिट करिए, तीनों चीज़ें इंक्रीज होगी। आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको एक एबीजी देखनी है और मैकडी याद रखना है, डी से सब कुछ डिक्रीज होगा। एल्कलोसिस में उसका अपोजिट करिए। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पीएच कम होगी और दोनों चीज़ इंक्रीज होगी। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा, अब एसिडोसिस का उल्टा कर देंगे, इसका इंक्रीज होगा और ये तीनों डिक्रीज होगी। देखो आपको कोई समझने और कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं, आपको पेशेंट का इलाज करना है और आपको एग्जाम सॉल्व करना है। ये सिंपल और समझाने के तरीके में क्या होता है कि आप सब चीज़ भूल जाते हो एग्जाम में, आपको बहुत सी चीज़ें समझनी है, बहुत सी चीज़ें रटनी है, तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है मैकडी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसका क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में विद कॉन्फिडेंस आप बोल सकोगे ये भाई इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है, और आगे के स्टेप्स अपने आगे पढ़ते जाएंगे। अब एक फिर भी एक मैं आपको बता दूं एक पॉइंट कि पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्बोनेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CO2 होता है। ठीक है, ये हेगन जो अपनी इक्वेशन आती है उससे निकलता है। एक और दूसरे को ट्रिक याद रखिए, रोम रेस्पिरेटरी में क्या, इसी ट्रिक को याद करने का तरीका है। रेस्पिरेटरी में अपोजिट होगा पीएच CO2 और मेटाबॉलिक में ये इक्वल होगा। ठीक है, ROME। मेटाबॉलिक में सेम साइड में डायरेक्शन रहेंगे, किस चीज़ का डायरेक्शन होएगा, पीएच एंड CO2 आर इन द सेम डायरेक्शन फॉर द मेटाबॉलिक कंपोनेंट एंड पीएच एंड CO2 अपोजिट डायरेक्शन इन द रेस्पिरेटरी कंपोनेंट। इससे आपका प्राइमरी डिसऑर्डर पता लग जाएगा। पहले आपने देख लो भाई उसके अंदर एसिडोसिस हो रहा है कि बेसिस हो रहा है, एसिडिक है कि बेसिक है आपको एसिडिस पता लग गया कि भाई इसमें तो एसिडोसिस हो रहा है। आप उसमें देख लो पीएच और CO2 कौन से डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तब तो रेस्पिरेटरी बोल दो और सेम डायरेक्शन में हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोल दो। एक ये तरीका हो गया पीएच के बाद, और एक ये है मैकडी वाला तरीका। आप बेझिझक सब कुछ ये सॉल्व करिए और आपको याद करिए तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि कंपनसेशन अपना देखते हैं। एक चीज़ याद रखना है, COE हमेशा इस चीज़ को आप देखिए, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, पीएच ऊपर नीचे होगी, लेकिन PCO2 और पी जो ये बाइकार्बोनेट है ये एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। रीज़न क्या है कि अपनी बॉडी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करती है, अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है सिंपल डिसऑर्डर में ये रहता है, लेकिन अब कुछ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हो जाएंगे लाइक RT है, फिर इंटूबेटेड पेशेंट है, तो वो मिक्स डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो मिक्स डिसऑर्डर अपने बात के लिए रखते हैं, वो बहुत ही कम मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए मिक्स डिसऑर्डर है, लेकिन आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो आप बोल सकोगे भाई नहीं इसमें मिक्स डिसऑर्डर है। तो एटलीस्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा एबीजी निकालने में, सबसे पहला स्टेप है ना तो उसमें एसिडोसिस पता करना ना एल्कलोसिस पता करना। सबसे पहला स्टेप है कि आपको घबराना नहीं है। जब भी कोई भी डॉक्टर होता है ऑन ड्यूटी होता है और वो घबरा जाता है, और या कोई स्टूडेंट ये जो एग्जाम में देखता है वो घबरा जाता है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एबीजी देख के आप मैकडी फार्मूला या रोम के फार्मूले से आप उसको सॉल्व करो और आपका प्राइमरी डिसऑर्डर हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं अब कैलकुलेशन के लिए, इसके थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है कि उसको एकदम मैंने शॉर्ट में समझा रखा है। तो कैलकुलेशन अपने आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैकडी से स्टार्ट करते हैं अपने। मैकडी में क्या है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसमें सब चीज़ डिक्रीज़ होती है, आपको पता है उसमें सब चीज़ डिक्रीज़ हो रही है। तो एक फार्मूला है इसमें, मतलब आपको प्राइमरी डिसऑर्डर पता लग गया मेटाबॉलिक, इसका मतलब बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज़ हो रहा है तो अपने को PCO2 कैलकुलेट करनी है। PCO2 कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला है, 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 8। ये तरीके जितना भी बाइकार्बोनेट है उसको 1.5 गुना कर दो, 8 से बराबर कर दो। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है 7.31 10 मिली इक्विवेलेंट या PCO2 23 है, तो आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट निकालना है। कैसे करोगे, 1.5 मान लो, इसका एग्जांपल 10 दे रखा है तो 1.5
इंटू 10 प्लस 8, तो 15 प्लस 8 23, तो आ गया ये 23 और ये 23, मतलब सेम आया। अपने को आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा कि 23 है उसमें, लेकिन आपको फिर भी कैलकुलेट करना है, ये पता करने के लिए फुल्ली कंपनसेटेड है कि पार्शियली कंपनसेटेड है या कोई मिक्स्ड डिसऑर्डर तो नहीं, इसलिए आपको ये काम करना होगा। एक्चुअल इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड, तो ये आ जाएगा। तो आपको एक पार्ट खत्म हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पार्ट खत्म हो गया। 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट जो आ रखा होगा ना, तो आप कैलकुलेट करो। अब बात करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, मैगडी के उल्ट तीनों चीज़ इंक्रीज कर दो। इसमें क्या इंक्रीज होगा, इसमें मेटाबॉलिक कंपोनेंट है तो आपको बाइकार्बोनेट ही होगा। तो राइज इन PCO2 कितना होगा 0.75, इसमें राइज देखेंगे तो इंटू राइज ऑफ बाइकार्बोनेट। राइज ऑफ बाइकार्बोनेट मतलब अपने नॉर्मल मानते हैं 24 होता है, और POCO2 होती है CO2 40, बाइकार्बोनेट इनसे इंक्रीज होगा, फिर ऐड कर देंगे। तो मान लो मैं सीधा ही एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, अब क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होगा। तो 35 मान लो आ रखी है, PCO2 कितनी होगी, तो कितनी होगी 0.75 इंटू राइज ऑफ बाइकार्बोनेट। तो राइज कितनी होगी, नॉर्मल अपने चॉइस मानते 35 में से चॉइस गई 11, 8.25 जो नॉर्मल से ऐड कर दो, इतना इंक्रीज होना चाहिए। तो 48.25 इतनी PCO2 इसकी इंक्रीज होगी, तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एक्चुअल इक्वल्स टू कंपनसेटेड होगा। +-2 का वेरिएशन आपको हर जगह मिलता है, तो ये मान के चलेंगे। तो कंपनसेशन अगर 48 या 47 आ रहा है या 46 आ रहा है, तो आप मान के चलो इसमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पूरी कंपनसेटेड है। तो ये बात होगी मेटाबॉलिक के पार्ट की, ठीक है। मैगडी, रोम और फिर अपना ये दो फार्मूला भी कितना है 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट, 1.5 गुना उसकी ना वो कब उसके बाइकार्बोनेट की अपने ऐड कर देंगे। और राइस कितना होगा 0.75 इंटू राइज ऑफ बाइकार्बोनेट। अब इसकी बात, अब अपना अगले बात करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब आपको ये बात ध्यान है कि बाइकार्बोनेट वाला काम क्या है, किडनी का काम है। तो किडनी से जो रिकवरी और जो भी है तो टाइम बहुत लगता है, मतलब आप 1 सप्ताह मान के चलिए, बहुत टाइम लगता है। तो उसमें कोई एक्यूट और क्रोनिक की बात नहीं आती। लेकिन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस CO2 है, आपका पेशेंट CO2 नार्कोसिस में बहुत मोस्ट कॉमन COPD जाता है, आप उसको हाइपर वेंटिलेट करवाते हो। कैसे कराओगे, तो हाइपर वेंटिलेट हो सकता है, वेंटिलेटर से भी हो सकता है। उसमें 2 कंडीशन है कि एक्यूट और क्रोनिक। लेकिन एक बात और आपको मैं याद रखूँ बताना चाहूँगा कि एक्यूट में क्या होगा, pH में बहुत चेंज होगा, ड्रास्टिकल चेंज होगा। pH जो होगी ना, किसी पेशेंट की अगर 7.1 है, 7.2, इसका मतलब आप मान के चलो कि वो क्रोनिक है। लेकिन किसकी pH है 7.31, या आगे एल्कलोसिस वाली बात करेंगे 7.45 से 7.48, 7.49, मतलब क्रॉनिक में क्या pH आपकी बॉडी है जो है ना कंपनसेशन करके नॉर्मल लाने की कोशिश करती है। तो ये बात को बैक ऑफ द माइंड ध्यान रखना, उसकी pH बहुत ज़्यादा, अगर जिसकी बहुत ज़्यादा कम है तो वो एक्यूट कंडीशन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। तो एक्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, राइज इन बाइकार्बोनेट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में प्राइमरी कंपोनेंट क्या होगा, इंक्रीज इन PaCO2 आपको बताया था मैंने, मैगडी या रोम से कर लो। और मैगडी में से याद करके चलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में pH कम, CO2, बाइकार्बोनेट ज़्यादा। बाइकार्बोनेट ज़्यादा कितना होगा 0.1 इंटू PaCO2। और क्रॉनिक में क्या करेंगे 0.4 कर देंगे। तो इसकी भी तरीका यही है 1.425, एक ट्रिक है, ये सारी ट्रिक मैं एक जगह लिख के आपको लिख दूंगा। ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का 0.1, 0.4 राइज इन। अब कर लो पॉइंट, मान लो PCO2 60 आ रही है, तो 60.1 इंटू इंक्रीज PaCO2 0.1 इंटू 22 आ गया। तो इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट इज 24 + 2 = 26। आया समझ में कैसा है, 60 था दे रखा है, तो राइस कितना 40 में से 60 है, नॉर्मल 40 होता है, उसमें से आप 60 आ रखा है, निकाल दो तो 20 बचा। तो राइस कितना हो रखा है 20 हो रखा है, तो बाइकार्बोनेट कितना आएगा उसका 2 आए, 24 + 2 कर दो। और क्रॉनिक में 0.4 इंटू इंक्रीज मतलब 0.4 इंटू 28, तो 24 + 8 32 आएगा। तो इसका जो आएगा एक्चुअल और कितना आ रखा होगा आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो इसके बराबर होना चाहिए, 32 आएगा उसका, ±1 2 आप कर सकते हो। तो ये आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का 1.1 और 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो आगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का भी काम, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये एक तो बात रखो, जो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं एक आपको वापस, जब आप सेकंड टाइम इस वीडियो को सुनोगे तब आप लिख लेना। फर्स्ट टाइम आप बस आप सुनते चलो, जैसे कथा चलती है आप सुनते चलो, फिर स्लो कर लेना, स्पीड तेज चले, या तो आपको स्लो लग रही तो फास्ट करना। एल्कलोसिस में भी 2 ही होगा, क्रॉनिक और एक्यूट। फॉल इन बाइकार्बोनेट, इसका मतलब क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में pH इंक्रीज, बाकी दोनों डिक्रीज। मैगडी के फॉर्मूले से 0.2 इंटू फॉल इन PaCO2, 0.5 इंटू डिक्रीज इन PaCO2, 1425 का जो फॉर्मूला बोला था मैंने 1425 है ना। तो ये बस वही 25 करना है, जितनी कम और उससे मल्टीप्लाई करना, बहुत ही सिंपल है। रेस्पिरेटरी वाला तो मान लो 25 आ रखी है, तो 0.2 जो एक्यूट के कंडीशन में 0.2 होती है ना, उससे 15 कर दिया तो 3 आ गई। फॉल इन बाइकार्बोनेट 24 - 3 कितना हो गया 3 है ना, तो कम ही होगा, तो चॉइस नॉर्मल से कम कर देंगे। और क्रॉनिक में इसके 0.5 इंटू 15 है ना, इसका जो डिक्रीज कितनी हो रखी है, तो 7.5। 24 जो नॉर्मल होता है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, माइनस कर देंगे, तो ये आ गया एक्चुअल इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड।
अब यही सेम होना चाहिए, अगर इनसे कुछ अलग आ रहा है तब आपकी दिक्कत होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक सारे कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता दिए हैं, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक जगह मैंने एक सारे लिख चुका हूँ ये, कि आपको अगर कोई भी सॉल्यूशन में दिक्कत आ रही हो तो इस पेज को आप नोट डाउन कर लो। ये सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख दिए हैं, ये रो। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मैं फ़ोटो खींच के अपने जो यूट्यूब की कम्युनिटी वाला पेज है उस पर सारा मैं लिख दूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले कहानी समझ में आ गई है, आपको सबसे पहले पीएच डिसाइड करनी है, फिर वो एसिड है कि बेसिक वो पता लग गया, फिर मैकडी फॉर्मूले से चलो और ये कुछ ये फॉर्मूलेज लगाओ, उसे बताओ कि सिंपल डिसऑर्डर हो रहा है। एक बात रखना, सिंपल डिसऑर्डर होगा तो बाइकार्बोनेट और PCO2 हमेशा एक डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर दोनों उल्टी डायरेक्शन में चले, पीएच नॉर्मल है, PCO2 किधर जा रहा है और HCO3 नीचे ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो समझना मिक्स डिसऑर्डर है। मिक्स डिसऑर्डर के लिए अपने अगली क्लास में बात करेंगे। आज ये 10 मिनट की क्लास में इतना ही कंक्लूड करना चाह रहा हूँ आपको मैं इन फार्मूलों के साथ में, कि ये फार्मूलेज है आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल फार्मूला है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का 1425 है, अल्कलोसिस का कितना है बस 1.5, और ये हाफ हो जाएगा। एल्कलोसिस में 0.75 का डबल कितना होता है, 150 होता है 1.5। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूलेज है, एकदम शॉर्ट में आपको समझाया, और आपके से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और अगले 3 हिस्सों में ABG एनालिसिस के और भी वैलिडेट करनी, ABG की आपको जो ABG दे रखी है वो सही है कि नहीं है, वो भी आपको मैंने वीडियो डाल रखा है मैंने उसमें अपने ABG सीरीज़ में, तो ये वीडियो भी डाल दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आपको इसी तरह अगर वीडियो पसंद आए तो आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना। कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। शेयर, कमेंट एंड लाइक, एंड थैंक यू सो मच।